Assalamu alaikum dear students, and this is Safyan Fayaz, a student of grade 11. And today I'll be telling you something about mercury poisoning and why it's so toxic and how we can prevent ourselves from it. So let's begin. First we have to know what's mercury. Mercury क्या है? So basically mercury एक basic metal है. मेटल हमें पता ही है, मर्क्यूरी मेटल है, हम पढ़ते आ रहे छोटी छोटी क्लास में। मर्क्यूरी एक मेटल है जिसकी एक खास प्रॉपर्टी भी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। लेकिन हम बात करें, जैसे मैंने हेडिंग में लिखा है यहाँ पे, साइलेंट टॉक्सिक मेटल, मर्क्यूरी टॉक्सिक है। क्या मतलब? फिर हमें क्या मर्क्यूरी से बिल्कुल भागना चाहिए, हमें मर्क्यूरी यूज़ नहीं करना चाहिए, या हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम वही जानेंगे और मैं मर्क्यूरी के टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। टॉक्सिक कौन सी टाइप होती है, इसकी क्यों टॉक्सिक होती है, हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है, हमारी जान लेती है और कैसे लेती है। आज की वीडियो में वही बात करेंगे। सबसे पहले मर्क्यूरी की तीन टाइप्स हैं। मर्क्यूरी की तीन टाइप्स है। सबसे पहले हम देखेंगे इनऑर्गेनिक टाइप। मर्क्यूरी की इनऑर्गेनिक टाइप जो है ये सबसे ज़्यादा कम, लीस्ट टॉक्सिक होती है। इसके बाद दूसरी टाइप जो इसकी होती है वो होती है एलिमेंटल टाइप इसकी, जो कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही टॉक्सिक होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे वो जो ऑर्गेनिक मर्क्यूरी होता है, ऑर्गेनिक मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिसको हम मिथाइल मर्क्यूरी बोलते हैं, जो मिथाइल मर्क्यूरी की फॉर्म में भी होता है और डाईमिथाइल मर्क्यूरी की भी फॉर्म में होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उस पर मैंने दो केस लाए आपके लिए, क्योंकि हम जानेंगे कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिससे हमें पता चला कि मर्क्यूरी, मिथाइल मर्क्यूरी इतना ज़्यादा टॉक्सिक है। चलिए आगे चलते हैं। मिथाइल मर्क्यूरी की बात हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मिथाइल मर्क्यूरी आखिर इतना डेंजरस क्यों है मिथाइल मर्क्यूरी? मिथाइल मर्क्यूरी बेसिकली, मिथाइल मर्क्यूरी पे हम दो केस पढ़ते हैं। एक तो है एक ट्रेजेडी है मिनामाता, जो कि जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। मिनामाता जो जापान में कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। इस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, जो जापान है वहाँ पे एक केमिकल इंडस्ट्रीज थी। वहाँ पे एक बे है जिसको हम मिनामाता बे बोलते हैं। बे पता है ना किसको बोलते हैं? मतलब सिंपली वाटर बॉडी है एक। उस बे में क्या हुआ, जो वो केमिकल इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे मर्क्यूरी का अच्छा खासा यूज़ होता था, और जो डिस्पोजल्स थे वो उस पानी में वो डिस्पोज ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से जो चलता आ रहा था 1932 से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता आ रहा था। एवं तो इसके बाद कंटिन्यू रहा 1956 में। अब बात करेंगे 1956 की, जब लोग जो है इस मिनामाता जो बे है, एक वाटर बॉडी जो है, जब वहाँ पे मर्क्यूरी का काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट, जब मर्क्यूरी वहाँ पे आया था, तो जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने क्या किया, वो मेनली जो मिनामाता के लोग हैं वो सी फूड पे डिपेंड है। जो वाटर बॉडी से जो भी फिशेज वगैरह है वहाँ से वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो क्या हुआ, वो उन्होंने जब वहाँ से वाटर बॉडी से अपना खाना पीना जो भी था वहाँ से लिया, तो क्या हुआ, जो इस वाटर बॉडी में फिशेज रहती थी, फिशेज से क्या हुआ, ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुआ। फिशेज से जब ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुआ तो क्या हुआ, ह्यूमंस में सबसे पहले तो ऐसे सिम्टम्स नहीं आए। 1956 से बात करें तो स्टार्टिंग में इसके सिम्टम्स नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को सिम्टम्स आने लगे, बॉडी इम्बैलेंस होने लगी, देखने में प्रॉब्लम होने लगी, चलने में प्रॉब्लम होने लगी, नेसेसरी एब्डोमिनल पेन होने लगी, हेयर फॉल होने लगा, देखने में प्रॉब्लम होने लगी। तो हर लिहाज से एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी अब नॉर्मल नहीं रही। तो क्या हुआ, जब ये सब हुआ वहाँ पे लेटर ऑन 1956 में स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग 1960s साइंटिस्ट को लगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। लोग ऐसी, क्योंकि हज़ारों लोग मरने लगे, जब मरने लगे तो साइंटिस्ट को लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो पेंडेमिक कुछ तो आया है। इसके बाद डायरेक्टली तो अब साइंटिस्ट कुछ कर नहीं सकते। फिर उन्होंने क्या किया, जो लोग इससे इन्फेक्टेड थे या जिनको अननेसेसरी जिनकी बॉडी इम्बैलेंस थी, जो बोल नहीं पाते थे, जो देख नहीं पाते थे, उनका क्या किया, उनका टेस्ट किया है। एंड जब टेस्ट किया, उनके ब्लड में क्या दिखाया गया कि मिथाइल मर्क्यूरी प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट था, और जिसकी वजह से क्या हुआ, मिनामाता में काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी, मिनामाता जो जापान में है। अब देखो, इस इंसिडेंट से पहले एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिनोमेना फेमस हुआ, डांसिंग कैट फिनोमेना। क्योंकि जब भी लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ खुदा न खास्ता किसी बे में मर्क्यूरी आ गया, मिथाइल मर्क्यूरी। अब हमें थोड़ी पता है इसमें मिथाइल मर्क्यूरी, जैसे यहाँ के लोग, जापान के लोगों को, इनको भी पता नहीं था कि जो हमारी ये बे है इसमें मिथाइल मर्क्यूरी है। तो ये भी ऐसे ही वहाँ से अपना फूड वगैरह लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम भी किसी ऐसी बे पे डिपेंडेंट है जिसमें अब खुदा न खास्ता मिथाइल मर्क्यूरी आ गया, अब हम इफेक्ट होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था,
जो ये मीना माता है, इससे पहले जब लोग इससे इन्फेक्ट नहीं हुए थे, जो कैट्स थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिनोमेना एक फेमस हो गया उस टाइम पे, जिसको कहते थे हम डांसिंग कैट फिनोमेना, डांसिंग कैट फिनोमेना। तो क्या हुआ था, जो कैट्स है सबसे पहले सिम्टम्स उन्हीं में दिखते हैं। जो कैट्स जो है वाटर बॉडी में पड़ी रहती है, कैट्स का अनयूजुअल बिहेवियर जो वो पहले नहीं करती थी, और हर कैट्स को रास्तों पे अनकॉन्शियस हालत में पाया गया, और जो कैट्स का काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल बिहेवियर था जो उनका पहला नहीं था, और काफ़ी ज़्यादा कैट्स मर भी गई। तो ये एक बड़ा साइन था मीना माता से पहले, लेकिन उस टाइम पे इतनी ना टेक्नोलॉजी थी, ना लोगों के पास इतनी नॉलेज थी कि क्या एक मर्क्यूरी की वजह से ये जो हो रहा है, ये सब कुछ मर्क्यूरी की वजह से हो रहा है। जो कैट्स ने साइन दिया भी था, कोई उस टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं था जो इसको समझ पाया, लेकिन लेटर और जब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होगी फिर पता चला जो ये कैट्स भी मर रही थी उस टाइम पे, ये भी इसी वजह से मर रही थी। एनीवेज, और इस पे फिर एक हमारे पास एक दूसरी स्टोरी भी है, डॉक्टर कैरन वेटरहेंस। सो मे बी आप उनको जानते भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस केमिस्ट्री प्रोफेसर थी वो, अमेरिकन की। तो होता क्या है, एक बार वो जो साइंटिस्ट थी वो काम कर रही थी हैवी मेटल्स पे, मर्क्यूरीज ऑफ कोर्स एंड हैवी मेटल्स। सो जब वो काम कर रही थी हैवी मेटल्स पे, तो हुआ क्या, जब वो मर्क्यूरी मिथाइल, वो एक्चुअली मैंने पहले ही आपको बोला ऑर्गेनिक मर्क्यूरी, मिथाइल मर्क्यूरी, वो जो सबसे हार्ड टाइप है इसकी, वो इन पे काम कर रही थी। तो क्या हुआ, जब वो इन पे काम कर रही थी तो उनको पता चला कि मिथाइल मर्क्यूरी जो ये टॉक्सिक मेटल है, तो इसी पे वो काम कर रही थी। हम चलते हैं, देखो उनकी स्टोरी कैसी है। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उन्होंने लिया था डाइमिथाइल मर्क्यूरी, उन्होंने लिया था डाइमिथाइल मर्क्यूरी। तो डाइमिथाइल मर्क्यूरी से वो क्या कर रहे थे, वो इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये इतना टॉक्सिक क्यों है, कैसे इसकी इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे जानती थी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस शी वाज वेयरिंग अ लेटेक्स रबर ग्लोव्स, लेटेक्स रबर ग्लोव्स शी वाज वेयरिंग। इस टाइम पे पूरी दुनिया को यही लगता था कि ये जो लेटेक्स रबर ग्लोव्स है, ये इस मर्क्यूरी जो डाइमिथाइल मर्क्यूरी है, खुदा न खास्ता अगर इस पे ये पड़ गया, ये इसकी इफेक्ट से हमें बचाएगा। यही गलती की डॉक्टर कैरन ने, उनको ये पता नहीं था, ना उनको पता था, किसी पूरी दुनिया में किसी को उस टाइम पे ये पता नहीं था, ये जो डाइमिथाइल मर्क्यूरी है ये इतना वायलेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इस लेटेक्स रबर ग्लोव्स को क्रॉस कर गया, नॉट इवन क्रॉस, कुछ रैपिडली, बहुत ही कम टाइम में क्रॉस कर सकते। तो क्या हुआ, जब वो वायर ट्रांसफर ऑफ डाइमिथाइल मर्क्यूरी क्या होता है, उनके हाथ में हल्की सी एक बूंद डाइमिथाइल मर्क्यूरी गिरती है। वो इस टाइम पे क्या करती है, वो वाइप ऑफ कर देती है, धो देती है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। सो जैसे ही डाइमिथाइल मर्क्यूरी उनके ग्लव्स पे गया, ये डायरेक्टली उनकी स्किन में चला गया, वहाँ से उनकी बॉडी में चला गया। आगे मैं बताऊंगी कैसे बॉडी में जाता है और क्या क्या इफेक्ट करता है। सो जैसे ही उनकी बॉडी में ये गया तो क्या हुआ, पहले 3 मंथ्स में उनको कोई सिम्टम नहीं है। 1996 का केस है, 1996 अगस्त का केस है, 1996 अगस्त का। तो क्या हुआ, पहले 3 मंथ्स में कोई भी सिम्टम नहीं आया, लेकिन 3 मंथ्स के बाद सबसे पहला सिम्टम जो उनको मिला वो एब्डोमिनल पेन थी। उनको पेन हुई, अननेसेसरी एब्डोमिनल पेन, और उसके बाद क्या हुआ, उनकी बॉडी में बैलेंस नहीं होने लगी, वो चलने में दिक्कत आने लगी, बॉडी बैलेंस नहीं हो रही थी, वो विजन प्रॉब्लम आने लगी। उसके बाद वो बात नहीं कर पाती थी, विजन प्रॉब्लम आने लगी, देख नहीं पाती थी, फंबल करती थी बोले, और बॉडी जो है हर टाइम पे नम फील करती, नमनेस आने लगी, मसल फटीग होने लगा, एनर्जी फील नहीं होती थी। अब इन्होंने इस बात को इग्नोर नहीं किया और ये चली गई टेस्ट कराने। एंड जब इन्होंने टेस्ट कराया तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आ गई। गेस व्हाट, इनका जो ब्लड था उसमें पाया गया 4000 माइक्रोग्राम्स ऑफ मिथाइल मर्क्यूरी। ब्लड के 1 लीटर में 4000 माइक्रोग्राम्स मर्क्यूरी, मिथाइल मर्क्यूरी। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया डाइमिथाइल मर्क्यूरी है, तो जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट कर देती है, हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिथाइल मर्क्यूरी में। सो एनीवेज 4000, अब इसके बारे में इतना स्पेशल क्यों, 4000 था तो टेस्ट में तो ठीक भी हो सकता है ना, इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे ठीक करते हैं। एनीवेज 4000, अगर हम बात करें नॉर्मल की, जो हम एक नॉर्मल इंसान, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा टेस्ट अभी लिया जाए, मेरे ब्लड में कितना होगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ब्लड में है ही नहीं, वो ऑलमोस्ट नियरली 0 भी हो सकता है, 0 to 10 हो सकता है, यहाँ तक मैं बिल्कुल भी सेफ हूँ। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अप टू 50 होगा, मेरा ट्रीटमेंट किया जाएगा। अप टू
50 इज नॉट अ नॉर्मल रेंज ऑफ मिथाइल मर्क्यूरी प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ये बिल्कुल भी नॉर्मल रेंज नहीं है, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्लेटिंग एजेंट्स लेने पड़ते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है वो क्लेटिंग एजेंट्स। सो अप टू 50 भी चलता इलाज हो सकता है, लेकिन करना है बहुत ज़रूरी है, ये एक डेंजरस फॉर्म है। अब आप खुद ही देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है इसमें। 4000 1050 ना कि जीरो भी एक नॉर्मल लेवल है, जीरो से भी हम कर सकते हैं ऑलमोस्ट 4000 का डिफरेंस है। जितना उनमें था उतना ही डिफरेंस था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक। अब क्यों ऐसा क्यों हुआ? स्टार्टिंग से ही ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट इवेंचुअली क्या हुआ, जब उनका मिथाइल पॉइजनिंग हो गई तो हुआ कि उसके बाद मिथाइल मर्क्यूरी उनकी बॉडी में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक रहा, उससे ज़्यादा भी रहा। 3 मंथ्स के बाद सिम्टम्स आने लगे, 5 मंथ्स के बाद और भी ज़्यादा सिम्टम्स आने लगे, वो एक ही जगह पैरालाइज हो गई। तो हुआ क्या, उसके बाद 5 मंथ्स तक जब उसकी बॉडी में रहा था, फिर जब 3 महीने के बाद टेस्ट आया, 3 महीनों तक ये 4000 तक एक्सपेल हो चुका था। नहीं तो था कि एक हल्की सी बूंद ही गिरी थी, उससे इतना क्या हो जाता। लेकिन 4000 माइक्रोग्राम्स ऑफ मर्क्यूरी इन पर लीटर ऑफ ब्लड इज वेरी डेंजरस। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको क्लेटिंग एजेंट्स दिए गए। इन दिस केस क्लेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, वो मर्क्यूरी के साथ बाइंड हो जाते और बाहर आ जाते हैं। इन दिस केस इट वाज विद यूरिन के साथ बाहर आ जाते ताकि मर्क्यूरी की लेवल कम हो बॉडी में। लेकिन इनकी बॉडी में मर्क्यूरी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट लाइक 5 मंथ्स हो चुके थे। तो क्या हुआ, ये जो मर्क्यूरी जो है, ये एक्चुअली मिथाइल मर्क्यूरी जो है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा फैट सॉल्युबल है। और हमारी बॉडी में अगर हम बात करें, जो हमारा ब्रेन है ये 60% फैट से बना है। जो हमारा ब्रेन है ये 60% फैट से बना है। तो हुआ क्या, इस टाइम तक जो भी ये मिथाइल मर्क्यूरी है, ये इनके ब्रेन में एब्जॉर्ब हो चुका था, ये इनके ब्रेन के फैट के साथ ये बाइंड हो चुका था। तो इसी की वजह से फिर टाइम आता है जून 1997 में क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि इनकी बॉडी में जो मिथाइल मर्क्यूरी का अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा था। सो अब एक बेसिक सा हर एक के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, अगर मर्क्यूरी इतना ही डेंजरस है, इतना ही पॉइजनस है, तो क्या मतलब हम बिल्कुल एक बूंद ने एक इंसान की जो है जान ले ली? क्या अब नॉट एक ही की, अब मिनामाता में भी हमने पढ़ा था हज़ारों लोग मरे थे, और यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर जो थे, वो उनकी डेथ होगी इस मिथाइल मर्क्यूरी की वजह से। आखिर क्या सच में इतना डेंजरस है? क्या हमें इसे कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, या क्या हमें इसे दूर भागना चाहिए, क्या हमें इसे डरना चाहिए? सो द आंसर इज नो। बात अगर करेंगे मिनामाता की 1956, उसके बाद डॉक्टर कैरन के केस की 1996, एंड आज है 2026। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है। आज के टाइम पे हम जितना खतरा उस टाइम पे था, आज के टाइम पे उतना खतरा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी मर्क्यूरी कंटेनिंग डिवाइसेस को एलिमिनेट किया है। अब उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास काफ़ी अल्टरनेटिव्स भी आए। सो सबसे बेसिक सवाल होगा आप सबका, क्या होगा, कैसे करूँ, क्या होगा आपका सवाल? डेंटिस्टिस वो जो कि एक एमलगम होता है, वो फिलिंग के टाइम जो एमलगम होता है उसमें मर्क्यूरी होता है। मैंने पहले आपको 3 टाइप्स बताई थी। सबसे लीस्ट मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक जो है टॉक्सिक होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक के बाद मैंने एलिमेंटल वाला बताया था। सो जो एलिमेंटल वाला होता है, ये कौन यूज़ करते हैं? डेंटिस्ट कौन सा एलिमेंटल वाला यूज़ करते हैं? डेंटिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं? एलिमेंटल वाला। सो डेंटिस्ट एलिमेंटल वाला यूज़ करते हैं। सो अब आपका क्वेश्चन होगा, आपने तो अभी बोला एक बूंद से तो एक प्रोफेसर की जान चली गई, अब हमारे ज़्यादा मुंह में ही ये डालते हैं तो वहाँ पे वेपराइज हो सकता है, हमारी भी जान ले सकता है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, वो मिथाइल मर्क्यूरी था, ये एलिमेंटल मर्क्यूरी, लेकिन ये एलिमेंटल मर्क्यूरी है, इसका मतलब हम ये नहीं हम इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे, इसको हम बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं समझे। सो ये भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ये भी जान ले सकता है। सो होता क्या है, जो एमलगम्स होते हैं जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, उसमें और भी सारे मेटल्स होते हैं, जैसे कि टिन होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है। सो होता क्या है, उसमें और भी ज़्यादा मेटल्स होते हैं। सो जो मर्क्यूरी जो होती है, मर्क्यूरी की जो ये वाला एलिमेंटल मर्क्यूरी जो उसकी वो इसमें बहुत ही कम पाया जाता है। सो होता क्या है, इसके इवेंचुअली हमारा जब भी मर्क्यूरी वेपराइज होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है। अगर उस थ्रेशोल्ड मींस एक लेवल होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इतनी लेवल है,
अगर मर्क्यूरी इतना वेपराइज हुआ इस लेवल तक तो हमारी बॉडी में पॉइजनस नहीं होगी, अगर पॉइजनस नहीं होगी, अगर यहाँ तक तो हमारी बॉडी में मर्क्यूरी पॉइजनिंग होगी। सो होता क्या है, जो वो वाला जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं उसका जो थ्रेशोल्ड है वो इसको कभी पार ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा मेटल्स होते हैं, वो वेपराइज होता है, बहुत कम होता है, थ्रेशोल्ड से कम वेपराइज होता है। सो दैट्स वाई हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं, ना ही हमें उससे मर्क्यूरी पॉइजनिंग होगी। सो आज के बाद अगर आप जाएंगे मेरे वीडियो देखने के बाद डेंटिस्ट के बाद, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। एनीवेज, डेंटिस्ट के फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होता है, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके यूज़ होता है, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। इवन दो अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो वगैरह कोल जो माइनिंग करते होंगे, कोल माइंस वगैरह में काम करते हैं, so उनके लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कोल माइन से काफ़ी ज़्यादा केस आए हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग की, लेकिन वो बहुत पुराने केस आज भी आते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आज के बारे में देखो, हमें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो इन कोल माइंस को इंस्पेक्ट करती है और देखती है क्या इनसे कोई जो वहाँ पे मर्क्यूरी बनेगा क्या उससे किसी इंसान की जान ले सकता है या नहीं। सो उसके लिए आज हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। सो अब हम बात करेंगे माइनिंग की। माइनिंग में जो है मर्क्यूरी पॉइजनिंग के केस देखे गए। सो सबसे पहले हमें कोल माइन की बात करें, सबसे पहले वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ वेंटिलेशन, क्योंकि वेपराइज हो गया तो बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर ये हो सकता है आइसोलेट हो गया तो हमारी जान ले सकता है। हमें इसके लिए वेंटिलेशन रखनी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें जो है स्प्रे करना है कॉन्स्टेंट मॉइस्चर, क्योंकि हमें मॉइस्चर, क्योंकि होता क्या है दूर उठ जाती है अगर हम किसी चीज़ को मॉइस्चर नहीं रखेंगे, वहाँ से दूर उठने लगती है। लाइक वाइज केस, क्योंकि वहाँ पर डस्ट होगी जो इन्फेक्शन को और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से मर्क्यूरी पॉइजनिंग का खतरा है। तो मॉइस्चर जो जहाँ पे उसको प्रॉपर सैनिटाइज करना है, और वेंटिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस। सो दो केस मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी हमें डेंटिस्ट से जाने से पहले हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी उस टाइम पे है कि प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके वो यूज़ किए जाते हैं। एनीवे, चलिए आगे चलते हैं। सो मैंने आपको बोला डाइमिथाइल मर्क्यूरी के बारे में। अब हम बात करेंगे, मर्क्यूरी पॉइजनस तो है, लाइक कुछ टाइम पहले की बात करें, लाइक 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स, जब डिजिटल थर्मामीटर्स नहीं होते थे, तो उस टाइम पे हमारे पास मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर्स होते हैं। सो जो ये मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर्स ये काम कैसे करते थे? सो इनमें मर्क्यूरी होता था। मर्क्यूरी की एक प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड होता है, इसमें कोई शक नहीं है रूम टेम्परेचर पे। और उसकी एक और एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जो ये थर्मामीटर्स है मर्क्यूरी कंटेनिंग, ये ग्लास के बने होते हैं। अब और ये जो मर्क्यूरी ये यहाँ से स्टिक नहीं होता है इस ग्लास के साथ। जब ये इसके साथ स्टिक नहीं होता है तो एक्सपेंशन जो है इसका, लाइक से फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ गया है तो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करता है। इसकी और अच्छी प्रॉपर्टी है, साइंटिस्ट को पता है अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कितना एक्सपेंड करेगा, उसी हिसाब से इस थर्मोमीटर में रीडिंग्स भी डाली दी जाती है। यानी कि ये प्रेडिक्टेबल एक्सपेंशन करता है टेम्परेचर के हिसाब से। हम मोस्टली लेते हैं 180 एमपी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे साइंटिस्ट ये भी बनाते हैं कि हमारे यहाँ वही होता है, तो उसी के हिसाब से ये बनाया जाता है। और ये इसमें एक एडवांटेज है और इसका जो टेम्परेचर स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, यानी कि -38 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो सकता है, और ऑलमोस्ट अबाउट 356 डिग्री सेल्सियस पे ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। सो इतना ज़्यादा टेम्परेचर स्पैन, इससे ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर स्पैन हमारे लिए मोर देन एनफ, इससे काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिए। सो थर्मोमीटर्स, अब देखो आज के टाइम पे अगर छोटी एज आई सेड, उनकी हाथ पे कितना गिरा था, उनके हाथ पे सिर्फ डॉक्टर केरन के हाथ पे कितना गिरा था, मैंने कहा था 1 ड्रॉप गिरा था, जस्ट 1 ड्रॉप ने उनकी जान ली। अब इसमें भी वैसे एलिमेंटल मर्क्यूरी हो सकता है, लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला वो भी जानलेवा होता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो होता क्या है, जो एलिमेंटल मर्क्यूरी है ये इसमें होता है। वाई इसमें मैंने आपको रीजंस भी बता दिए क्यों ये इसमें यूज़ करता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर स्पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसका टेम्परेचर स्पैन बड़ा है, वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करता है, प्रेडिक्टेबल एक्सपेंशन करता है, और यहाँ से स्टिक भी नहीं होता। और देखो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में इस वक्त एक थर्मोमीटर है ग्लास वाला। अब जब आपने ये वीडियो देखा आपको पता चल गया होगा मर्क्यूरी कितना डेंजरस है। सो हाँ, एक चीज़ का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जब भी हम मर्क्यूरी कंटेनिंग थर्मामीटर को देखेंगे, हमें उसको सावधानी के साथ, बिल्कुल केयर के साथ एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन हैंड ओवर करना चाहिए। जैसे ऑल्दो आज डिजिटल थर्मामीटर्स हैं, डिजिटल थर्मामीटर्स क्यों लाए गए? सिर्फ लाए गए मर्क्यूरी की टॉक्सिकनेस से बचने के लिए।
मर्क्यूरी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। इसकी टॉक्सिकनेस से बचने के लिए हमने डिजिटल थर्मोमीटर्स में जो कि थर्मिस्टर पे काम करते हैं, जैसे ही हम अपनी बॉडी के उसके साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो करता क्या है, वो जो भी हीट होती है हमारी बॉडी की उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि उसमें थर्मिस्टर लगा होता है। फिर वो रेजिस्टेंस रीड करके वो बताता है कि हमारी बॉडी में कितना टेम्परेचर है, वो इस मैकेनिज्म है। सो अगर मर्क्यूरी इतना ही डेंजरस है, हम इसको खुद को इससे बचाए कैसे? सबसे पहले मैंने बोला थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है हमारे पास। मैंने उसका पहले भी बोला आपको, थर्मोमीटर्स को इधर उधर केयरफुली रखना है, क्योंकि क्या हो अगर कहीं टूट भी गया, फिर अगर हमारा हाथ उस पर लगा, हमारी मर्क्यूरी पॉइजनिंग वहाँ से हो सकती है। ऑल्दो वो एलिमेंटल है, लेकिन मैंने बोला एलिमेंटल हम बिल्कुल भी टॉक्सिकनेस से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद जो कोल माइंस में काम करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है। आज ऑर्गेनाइजेशंस भी है बहुत सारी ऐसी जो कोल माइनिंग को वगैरह वहाँ पे इंस्पेक्ट करते होते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन है क्या, प्रॉपर सैनिटाइजिंग हो रही है, और जो प्रिकॉशंस क्या वो जो माइनर्स होते हैं क्या वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ काम करते हैं। वहाँ से भी हम आज के टाइम में हमें वहाँ से भी एडवांटेज मिलता है। और हाँ, सी फूड की बात करें तो कॉन्टेमिनेटेड सी फूड को हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, जो कॉन्टेमिनेटेड हो, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी है कि उसमें मर्क्यूरी हो, मिथाइल मर्क्यूरी, जो कहाँ से आता है, मैंने बताया कि केस में केमिकल इंडस्ट्री से आया था। तो जो हमें मोस्टली क्या करना चाहिए, जो वाटर बॉडीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उनके आसपास जो है, जैसे कि फ़ोन कंपनी होती है, वॉच कंपनी, कैमरा कंपनी, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करती है या केमिकल्स के साथ डील करती है। इवन दो कपड़ों में भी पुराने ज़माने में होता था, मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता था, हैट्स में जो है मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे इधर गिर्द जिससे हमें बचना चाहिए। खासकर जो भी लोग ज़्यादा सी फूड कंज्यूम करते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। मैं आपको नहीं बोलूँगा आप डरो, बिल्कुल भी कंज्यूम मत करो, बट ऐसे करो पहले आप देखो क्या ये खाने लायक है, क्या ये कॉन्टेमिनेटेड नहीं। और हाँ, ओल्ड डिवाइसेस से भी खुद को बचाना है। ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता था मर्क्यूरी, और तो आज वो रिप्लेस किया गया है, क्योंकि मर्क्यूरी बैटरीज में भी यूज़ होता था पुराने ज़माने में। आज भी वैसे कुछ ज़माने आज उनको लिथियम आयन से रिप्लेस कर दिया गया, और भी ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं हम। सो एनीवेज यही कुछ सारी बातें थी जिनसे जो मुझे आपको कहनी थी, जिनसे आप बच सकते हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग से। ये जो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी ज़्यादा एक अवेयरनेस वाला टॉपिक था। आई एम रियली थैंकफुल टू इनायत सर जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि ऐसा एक अवेयरनेस वाला टॉपिक प्रेजेंट करूँ मैं आपके सामने, जिससे और भी सारे लोगों को पता चले कि हम खुद से मर्क्यूरी को कैसे बचा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में जिनसे मर्क्यूरी है, उनसे हम पे क्या इफेक्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच इनायत सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। फ़ी अमान अल्लाह।